आज के इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अपने हमारे आज के स्पीकर दूसरे स्पीकर दीपक मिश्रा सर हैं, उनको बारे में कुछ अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ। दीपक मिश्रा जी एक प्रखर समाजवादी चिंतक, लेखक और संपादक हैं। भारत की सर्वोच्च थिंक टैंक संस्था संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान के आप सदस्य हैं। इंटरनेशनल सोशलिस्ट काउंसिल के सेक्रेटरी हैं आप और अनुचिंतन पत्रिका के संपादक हैं। इसी के साथ समाजवाद, लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर पर आपके 8 विशेष अंकों का प्रकाशन हो चुका है। सुभाष चंद्र बोस जो कि आज के हमारे कार्यक्रम की थीम है, इनके जीवन से की समाजवादी अवधारणा पर आपकी एक किताब जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोहिया और समाजवाद है का लेखन आपने किया है। इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रवादी अवधारणा पर एक बुक का संपादन सर के द्वारा किया गया है। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय जो कि म्यांमार में है को संरक्षित करने हेतु आपके द्वारा अभियान चलाया गया था। कैथे सभागार जो कि म्यांमार में है, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना भाषण दिया था, तो आपको वहां पर अपना भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कार्य करने वाले 2 महान व्यक्तित्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल और बाबा भारद्वाज जी के साथ रहने और उनके साथ संवाद करने का अवसर भी आपको प्राप्त हुआ है। तो इसी के साथ मैं आज के प्रमुख वक्ता स्पीकर दीपक मिश्रा जी को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। ओवर टू यू सर। दीपक जी प्लीज अपने को अनम्यूट कर लीजिए। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ हाँ प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी। सबसे बड़ी बात यह कि इतने बड़े विराट दिनकर जैसे व्यक्तित्व पर बुलाने के लिए आपने दीपक को चुना है, तो क्या बोलूं। यूं कह लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस जी का व्यक्तित्व और अवदान शब्दों से परे है। वो कहते हैं ना कि कहां से लाएगा काशीद बयां मेरी जुबां मेरी, मजा तो तब है मुझसे सुने वो दास्तां मेरी। सुभाष चंद्र बोस की जो दास्तां है यह हिंदुस्तान की फिजाओं में है। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने आप को जिस जीवन शैली में ढाला, मैं तो यूं कहता हूं कि उनका व्यक्तित्व शब्दों से ही परे नहीं है, काल से भी परे है। जैसे एक शब्द आता है ना कालजयी, तो वो कालजयी थे। सुभाष चंद्र बोस जितने प्रासंगिक अपने जीवन काल में थे, उससे ज्यादा प्रासंगिक आज हैं। प्रासंगिकता के संदर्भ में देखा जाए तो मैं यह कहने में जरा भी नहीं हिचकूंगा और मेरे कथन को अतिशयोक्तिपूर्ण कथन न माना जाए कि सुभाष चंद्र बोस की जरूरत जितनी गुलाम हिंदुस्तान को थी, उससे कई गुना ज्यादा आज कई अमूर्त गुलामियां झेलते हुए वर्तमान आजाद हिंदुस्तान में है। सुभाष चंद्र बोस क्यों याद किए जाएं? वो कहते हैं ना कि मैं कोई शेर न भूले से कहूंगा तुझ पर, फायदा क्या जो मुकम्मल तहसीन न हो, कैसे अल्फाज के सांचे में ढलेगा वो जमाल, सोचता हूं कहीं आपकी तौहीन न हो। इतना बड़ा व्यक्तित्व था, किस रूप में सुभाष चंद्र बोस को याद किया जाए? एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में जो जितना पाठ्य पुस्तकों में अपने आप को ढाले थे, उससे ज्यादा पाठ्य पुस्तकों के इतर भी अध्ययन करते थे। और जो टोक्यो में उन्होंने विद्यार्थियों से बात करते हुए जो उद्बोधन दिया है, मेरे ख्याल से वो जो तारीख थी लाहौर में जो उन्होंने स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें जो उन्होंने बोला है वह तो हर विद्यार्थी को वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे हम गीता, कुरान और रामचरितमानस पढ़ते हैं। उन्होंने अपने दौर के विद्यार्थियों से कहा, जो आज के दौर की विद्यार्थियों से भी उनके संवाद को सार्थक माना चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई को अपने पाठ्यक्रम से आगे ले आइए, अपनी भूमिका देखिए, अपने दौर की राजनीति में सक्रिय सहभागिता करिए। जब मैं राजनीति की सक्रिय सहभागिता की बात करता हूं तो राजनीति का मतलब सिर्फ एमपी एमएलए बनना ही नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं। जैसे ज्ञान सिर्फ विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों तक ही सीमित नहीं है, ज्ञान इससे इतर भी है।
तो वो व्यापक रूप में विद्यार्थियों से एक सामाजिक जी जी एक मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ जी आ रही है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अब आप अपने आप को म्यूट कर लिया, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हो गया तो अब आ गया, अब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो वही बात वो टोक्यो में भी विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहते हैं, हम क्यों सुभाष चंद्र बोस की सार्थक, देखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने हरिपुरा में, जब वो हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, तब के कांग्रेस अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था। तो जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं हरिपुरा में, शायद 19 फरवरी 1948 का दिन था, 1938 का दिन था, वहां वो क्या कहते हैं, वहां यह कहते हैं कि मेरे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं कि हमारी मुख्य राष्ट्रीय समस्याएं, अब राष्ट्रीय समस्याएं सुभाष चंद्र बोस की नजर में क्या क्या थी? गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, इनके उन्मूलन को समाजवादी तौर तरीके से प्रभावशाली ढंग से सुलझाया जा सकता है। आज जब समाजवाद की बात होती है तो न जाने क्यों समाजवाद को जातिवाद के रूप में ढाल दिया गया, यानी कि जो हमारी उदात्त अवधारणा जिसको सोशलिज्म कहा जाता है, जो सुभाष चंद्र बोस का आदर्श था, और सुभाष चंद्र बोस ने अपने समाजवाद को वेदों से, भारत की आध्यात्मिक परंपराओं से ढाला था, विवेकानंद की तरह से। विवेकानंद जी ने भी स्टेट एंड सोसाइटी एंड सोशलिज्म किताब लिखी है। फिर वही बात, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ समाजवाद की बात करते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक दूसरा इज्म जिसको राष्ट्रवाद कहा जाता है, राष्ट्रवाद पे भी वो बोलते हैं 3 मई 1928 पुणे को, भारतीय राष्ट्रवाद न तो संकुचित है, न स्वार्थी, न आक्रामक। याद कीजिए तीनों शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। भारतीय राष्ट्रवाद न संकुचित है, न स्वार्थी, न आक्रामक। यह मानव जाति के उच्चादर्शों सत्यम शिवम सुंदरम की प्रेरणा से लेता है, प्रेरणा से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रवाद सत्यता, ईमानदारी, मानवता, सेवा और त्याग भाव की शिक्षा देती है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जितने राष्ट्रवादी थे उतने ही समाजवादी थे। और आज जब राष्ट्रवाद और समाजवाद की बात होती है तो हमें वर्तमान की चेहरों की बजाय हमें सुभाष चंद्र बोस का शाश्वत चेहरा सामने रखकर राष्ट्रवाद और समाजवाद को परिभाषित करना चाहिए। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है, मानवता का कैसे विकास किया जाए, आर्थिक विषमता कैसे दूर की जाए। वह राष्ट्रीय समस्या मानते थे आर्थिक विषमता को, और उन्होंने बताया था कि देश का जब विकास हो तो विकास में यह देखा जाए कहीं आर्थिक विषमता बढ़ती न जाए। आज आप देखिए प्रति व्यक्ति आय में हमारा हिंदुस्तान 146 देशों से पीछे, समग्र मानवीय विकास में हमारा हिंदुस्तान 129 देशों से पीछे। ये वैश्विक आंकड़े हैं और प्रामाणिक आंकड़े हैं। और जो समग्र विकास के अलावा एक और आकलन आता है जिसको, जो मानवीय विकास से ही जुड़ा हुआ है, उसमें हमारा भारत कहाँ है? 120वें स्थान पर है। यह ठीक है, एक तरीके से हिसाब से देखा जाए तो हमारा देश सुभाष चंद्र बोस का देश, महात्मा गांधी का देश, डॉक्टर लोहिया का देश, जयप्रकाश का देश, प्रेमचंद का देश, टैगोर का देश, इन सब ने गरीबी को उठाने की बात की थी। आज बेहद गरीब नजर आता है। लेकिन एक और आंकड़े जब जारी होते हैं हारून द्वारा, एक और आंकड़े जब जारी होते हैं बिलियनर्स क्लब द्वारा, तो वहां पता चलता है कि हमारा हिंदुस्तान अरबपतियों के मामले में आज इंग्लैंड से भी आगे है, आज जापान से भी आगे है, अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। पूरे अफ्रीका में जितने अरबपति रहते हैं उससे ज्यादा अरबपति सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के एक शहर मुंबई में रहते हैं। और दुर्भाग्य आप देखिए, उसी मुंबई में सबसे बड़ी स्लम एरिया है जहां इंसान जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीता है, जहां जिंदगी का मतलब सिर्फ मौत को टालते जाना है। रामराज की बात करते हैं हम, दैहिक भौतिक ताप कितना है हमारे देश में। कोरोना से हम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हिंदुस्तान में पैदा होता है, सबसे ज्यादा, और दुनिया में शायद पहला ऐसा देश है जिसमें ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान गई। क्या यही सपना था सुभाष चंद्र बोस का? क्या मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है?
जी आ रही है। जी 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 सर, मैं कोई सभी खामोशी थी तो मैं सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आवाज सिर्फ फिजाओं में गूंज रही हो। खैर, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से मौत हिंदुस्तान में होती है, क्या ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? सुभाष चंद्र बोस बंगला भाषी थे। सुभाष चंद्र बोस उड़िया माँ की कोख से पैदा हुए थे। इसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद की स्थापना करते हैं अक्टूबर में 1943 में, तो जानते हैं आजाद हिंद की राष्ट्रभाषा के रूप में न उड़िया न बांग्ला, और अंग्रेजी तो उनकी बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत अच्छी अंग्रेजी थी, तभी तो आईसीएस पास किया। हिंदी का चयन करते हैं। आज भी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन चुकी है। हमें सुभाष चंद्र बोस को याद करना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय एकता की अलग जगाई थी। अभी जिस जय हिंद की बात हमारे पूर्ववर्ती वक्ता कह रही थी, जानते हैं वह नारा आबिद हसन सफरानी ने लिखा था, जय हिंदुस्तान की। जब सुभाष चंद्र बोस के सामने वो आता है तो कहते हैं कि जय हिंदुस्तान की थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसे जय हिंद करो। यानी कि वह हिंदू मुसलमान दोनों को एक करके आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आज राष्ट्रवाद को सांप्रदायिकता में बदल दिया गया। राष्ट्रवाद न हिंदू हो सकता है, न मुस्लिम हो सकता है, न सिख हो सकता है, न ईसाई हो सकता है। राष्ट्रवाद समग्र राष्ट्र को रेखांकित कर सकता है। तो अब में राष्ट्रवाद के नाम पर जो सांप्रदायिकता फेंकी जा रही है उससे भी लड़ना होगा। और ऐसे में सुभाष चंद्र बोस के जो विचार हैं, जो उनके शब्द हैं, हमारा पथ प्रशस्त करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने तो जो छात्रों से बात कही थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस अगर चाहते तो अपने ज्ञान के बल पर, अपने क्षमताओं के बल पे बड़ी सुखमय जीवन जी सकते थे। मैं तो उनके एल्गिन रोड मकान पे भी गया हूँ। अच्छे परिवार के थे, लेकिन उन्होंने निजी सुख सुविधा के लिए सियासत नहीं की, सत्ता संपत्ति और संतति के लिए के मोह पाश में कभी नहीं फंसे। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस होते हैं। आईसीएस की परीक्षा छोड़ना उनके त्याग का एक उदाहरण है। इसके अलावा भी जब वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनते हैं कलकत्ता के, तो उस समय 3000 टका तनख्वाह हुआ करती थी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की। चित्तरंजन बोस मेयर थे। जानते हैं सुभाष चंद्र बोस पहला कदम क्या उठाते हैं? आज के दौर में जब हिंदुस्तान आज भी गरीब मुल्क है, जहां इसकी प्रति व्यक्ति आय से 25-25, 40 गुना यहाँ के अधिकारी तनख्वाह ले रहे हो घूस ऊपर से, तो ऐसे में सुभाष चंद्र बोस को क्यों याद करना चाहिए? बैठते ही सुभाष चंद्र बोस कहते हैं 3000 टका दादा है, तो वह 3000 टका को 1500 टका करते हैं। क्या सोचा जा सकता है कि आज के दौर में ऐसा कोई कर सकता है? वो संगठन बनाते हैं स्वयंसेवक दल, ताकि गरीबों की मदद की जाए। चित्तरंजन बोस के साथ स्वराज दल, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने संगठन बनाया, संगठन चलाया, लेकिन संगठनों का इस्तेमाल स्वयं को सत्ता के शीर्ष कदम पे स्थापित करने के लिए नहीं किया। और भी कई भ्रम फैले जाते हैं। और आप देखिए सुभाष चंद्र बोस ने हिंदू मुसलमान सबको एकत्र करके, सिख सबको एकत्र करके एक राष्ट्रीय सेना बनाई जो राष्ट्र के उद्धार के लिए लड़ी। मुझे तो उनके साथ काम किए कैप्टन अब्बास अली जी को भी प्रणाम करने का मौका मिला। जब कैप्टन अब्बास अली के सामने सुभाष चंद्र बोस का नाम आता था तो वह उनसे राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा आती थी। आज हमें राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा लेनी चाहिए। राष्ट्र को टुकड़ों में बांटा जा रहा है, इस बात को रोकना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, सुभाष चंद्र बोस ने जिस स्वतंत्र हिंदुस्तान को आजाद कराने का ख्वाब देखा था, क्या हिंदुस्तान वहां आ चुका है? वह ख्वाब सिर्फ आजाद सुभाष चंद्र बोस का ही नहीं था, वह ख्वाब अशफाक उल्लाह खान और अहमद बिस्मिल का भी था। उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, चखाएंगे मजा गुलशन के गुलची को, बाहर आ जाएगी उस दिन जब अपना बागवां होगा। आज अपना बागवां है, मुल्क आजाद है, लेकिन क्या वास्तविक आजादी का बोध हम आम जनता को दिला सके? क्या एक रिक्शे वाला जो देश का नागरिक है, एक कलेक्टर जो देश का यूं कह लीजिए सेवक ही तो है, नौकर ही कह लीजिए, बुरा शब्द है, लेकिन कभी कभी अच्छी बातों के लिए कभी कभी बुरे शब्दों का भी एक मारकता होती है, से यह पूछ सकता है कि तुम्हें 10 बजे आना था, तुम 12 बजे क्यों आए? शायद नहीं। सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े विद्वान थे,
द इंडियन स्ट्रगल, अद्भुत पुस्तक, सबको पढ़ना चाहिए और खासकर इतिहास के विद्यार्थी को तो जरूर पढ़ना चाहिए। और जो उन्होंने फॉरवर्ड और बांग्ला कथा में जो उन्होंने संपादकीय लिखी है, ऐसा लगता है कि वो उस दौर का एक जीवंत दस्तावेज है। एक एक शब्द से जब हम गुजरते हैं तो हमें राष्ट्र प्रेम की, हमें समाज के प्रति कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। शायद भवानी प्रसाद मिश्र जी ने यह पंक्तियां सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से ही प्रेरित होकर लिखा था कि कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़कर सो, जिस जगह जागा सवेरे उससे आगे बढ़कर सो। हम सुभाष चंद्र बोस की एक सीख हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारी प्रतिद्वंदिता सिर्फ हमसे है। ये उनका आध्यात्मिक पक्ष को भले रेखांकित करता हो, लेकिन सच्चाई ये है, हम जितना कल अपने देश, समाज और राष्ट्र के हित में जितने कार्य किए थे, क्या आज उतना किए या उससे ज्यादा किए या उससे कम किए? जब हम इस आत्म अवलोकन करेंगे, एक दर्पण रख के अपनी बुराइयों को देखेंगे, तभी तो उसे दूर करेंगे। आज हमारे देश में तमाम तरह की राष्ट्रीय बीमारियां हैं, गरीबी, भूखमरी, आर्थिक विषमता, अशिक्षा। आजाद मुल्क हुए इतने साल हो गए, आज भी हम पूरे मुल्क को शिक्षित नहीं कर पाए। आज भी पुरुष और महिला का विभेद उतना ही है जितना आजादी के वक्त था। ठीक है, साक्षरता बढ़ी है, लेकिन पुरुष और महिला के बीच में साक्षरता का जो अंतर था वह कमोबेश आज भी उतना ही है। दुनिया को बदलने का तस्लीम तेरा दावा, हम फिर भी ये कहते हैं, यह दुनिया वही दुनिया है। क्या आज भी दहेज में बहनें जलाई जाने की खबरें नहीं आती? क्या आज भी अनाज के लिए लोग अपने बच्चों को बेचने के लिए अभिशप्त नहीं है? 37 करोड़ लोग हमारे देश में भूखमरी की दहलीज पर खड़े हैं और हम हैं कि सस्य श्यामला मातरम के गीत गाकर अपने आप को राष्ट्रवादी और अपने आप को समाजवादी कहने का एक ढोंग रच लेते हैं। विद्यार्थी के अंदर वो उदात्त भाव है कि हम पढ़ लिख कर देश सेवक बनेंगे, हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, हम राष्ट्र की विकृतियों से लड़ेंगे। ऐसे विद्यार्थी बहुत कम होते हैं। हमें विद्यार्थियों के ही मन में, और ऐसे में जो सुभाष चंद्र बोस ने जो चिट्ठियां लिखी हैं वो, और प्लस जो उन्होंने टोक्यो में विद्यार्थियों से संवाद किया, जो लाहौर में विद्यार्थियों से संवाद किया, उन भाषणों की फोटोकॉपी करा के एक विद्यार्थी को देना चाहिए पाठ्य। और अब देखिए, उन्होंने जो किताब लिखी आजाद हिंद फौज पे, मैं देख रहा था शाहनवाज खान की यह पुस्तक, मुसलमानों को एकत्र करके उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। आज क्यों मुसलमानों की देशभक्ति पे सवाल खड़ा किया जाता है? हिंदुस्तान भारत माता की दहलीज में पैदा हुआ हर व्यक्ति भारतीय है, कोई फर्क नहीं पड़ता वह हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। एक भाव तो हमें देना पड़ेगा। ये अगर सुभाष चंद्र बोस का वंशज हम अपने आप को कहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम भारत माँ के बेटों में कम से कम विभेद मनसा वाचा कर्मणा न करें। दूसरी बात, आर्थिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए, वितरण ऐसा होना चाहिए कि संसाधन का इस्तेमाल समावेशी हो, वरना सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करने वाला हिंदुस्तान में ऑक्सीजन से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा न होती। तो कहां से चले थे और पहुंचे कहां तक, कहां खो गए मंजिलों के निशान तक। बड़ी दूरियां हैं, बड़े फासले हैं, हमारे जहां से तुम्हारे जहां तक। तुम्हारा जहां माने जो सुभाष चंद्र बोस के ख्वाबों का सपना था। वो कांग्रेस के अध्यक्ष तक हो गए थे, थोड़ा सा समझौता ही तो करना था। शायद मुल्क आजाद होता तो नेहरू के कैबिनेट के वो भी जाजल मंसूरी होते, लेकिन नहीं, उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज जो लोग जीवन जी रहे हैं, क्या वह सिद्धांतों पर अडिग हैं? और बड़ी चालाकी से बड़े बड़े सिद्धांतों को, अच्छे शब्दों को, मूर्त शब्द को जब मूर्त रूप दिया जाता है तो उनको बड़ा संकुचित कर दिया जाता है। उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद संकुचित नहीं है। आज राष्ट्रवाद के नाम पर सांप्रदायिकता और समाजवाद के नाम पर जातिवाद जब फैलाया जाता है, तो ऐसे में हम बुद्धिजीवियों का, विद्यार्थियों का और विशेषकर शिक्षकों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह इन उदात्त अवधारणाओं को उनके मूल रूप में लाएं, उस समाज को, हम जैसे लोगों को दर्पण दिखाएं, ताकि
जो झूठ बोल रहे हैं उनके झूठ का पर्दाफाश हो। सुभाष चंद्र बोस कहते थे प्रकृति के बीच में जाओ, और खुद भी प्रकृति के बीच में रहते थे। कभी कभी उनका मन होता था, मैं जब शायद थाईलैंड की बात नहीं, हाँ थाईलैंड में ही उनके साथ काम किए कि उस समय का युवक, हम लोग के दौर में तो बुजुर्ग के साथ जब मिला चियांग माई में, तो बताते थे कि सुभाष चंद्र बोस अक्सर पहाड़ के बीच में चले जाते थे, कभी समुद्र के किनारे घंटों घंटों बैठा करते थे। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने जानते हैं क्या जवाब दिया? इस उत्तर में आपको लोहिया और अल्बर्ट आइंस्टीन के संवाद का निष्कर्ष पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति मानवता सिखाती है। वृक्ष धूप सहता है, छाया देता है, बादल समुंदर से पानी लेता है और मरुस्थल को देखते हुए मुस्कुराते हुए चला जाता है। हम प्रकृति के बीच में रहेंगे तो हमारा व्यक्तित्व बादल और वृक्ष जैसा होगा। लेकिन आज क्या है, आज हम इतने संकुचित होते जा रहे हैं, मशीनों के बीच में रहते रहते मशीन बनते जा रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द देखिए आप, हमारे हाथों में मोबाइल होगी, सामने टेलीविजन होगा, मोबाइल होगा। मशीन क्या होता है? संकुचन देता है। आज सामाजिक सरोकारों का घटना सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा संकट है। इसलिए हमें अपने विद्यार्थियों को, हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए भी जीने की प्रेरणा देनी होगी। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, हमें इंसान को इंसान बनाना है, चिता नहीं, शेर नहीं, स्वान नहीं। और शायद सुभाष चंद्र बोस एक इंसान थे और इसीलिए उन्होंने इंसानियत के परचम को दुनिया भर में लहराया। जब वो वियना जाते हैं तो वहां के विद्यार्थियों से संवाद करते हैं। सुना है, पढ़ा है कि उसमें मुसोलिनी भी आए थे। वह जहां जहां जाते हैं सांगठनिक काम करते हैं, तो उनके लिए दुनिया का जहां कहीं भी दुख दर्द था, उनका अपना दुख दर्द था। हमें सरहदों के पार, अपनी परिधियों से परे भी दुनिया को बेहतर बनानी है। सिर्फ अपना ही सुख नहीं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के सुख को भी अपना सुख, और अपने इर्द गिर्द के दुख को भी अपना दुख मानना होगा। कुछ ना करें। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हम बस यही प्रण ले लें कि अगर हमारे पास 5 स्वेटर है और हमारा 3 से काम चल सकता है, तो हम 2 स्वेटर उसे दे दें जिसके पास एक भी स्वेटर नहीं है। यही सुभाष चंद्र बोस जी करते थे, यही किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आप पढ़िए सुभाष चंद्र बोस की पूरी जीवनी को, आद्योपांत पढ़िए। बहुत छोटा काम है, लेकिन इसके पीछे जो मनोभाव है, जो भावभूमि है, वह महानता की ओर ले जाती है, मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। आज जब जरूरत है मानवत्व से देवत्व की ओर जाने की, हम देखिए कि मानवत्व से जानवरत्व की ओर जा रहे हैं। हर चीज में आप देखिए हम छोटे होते जा रहे हैं। आध्यात्मिक थे सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद से प्रेरित थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित थे, रमन थे रोमा रोमा राम, कंकर कंकर में शंकर। यह थी हमारी उदात्त भारतीय संस्कृति, और आज हमने फिर उन्हें ले जाके अट्टालिकाओं में कैद कर रहे हैं। यही सुभाष चंद्र बोस के विचारधारा का सही मायने में अपमान होगा। अगर हमें सुभाष चंद्र बोस को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उनके विचारों को जीना होगा। हम ये नहीं कहते कि हम सुभाष चंद्र बोस बन सकते हैं, वो महान थे सदियों में। कहते हैं ना कि ये वो मुसाफिर थे जिनके लिए सदियों राहें भी तरसती हैं, मंजिल भी तरसती है। हम नहीं बन सकते सुभाष चंद्र बोस, स्वीकार, लेकिन हम वैसा तो बन सकते हैं जैसा सुभाष चंद्र बोस के वंशज को होना चाहिए। हम वैसा तो बन सकते हैं जैसा सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी को होना चाहिए। अगर हम वैसे भी नहीं बना पाए अपने आप को, तो माफ कीजिएगा, हमें सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लेने का कोई हक नहीं। जो राम का अनुगमन न कर सकें, उन्हें राम का नाम लेने का अधिकार नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आप लोग सुन भी रहे हैं, या मैं बस यूं ही सुन रहे हैं। दीपक जी तो सुन रहे हैं।
तो मुझे जो आपने समय दिया था वो समय तो समाप्त हुआ। ठीक तो है, बात को क्वेश्चन आगे रखूं या बस प्रणाम कर लूं? अगर क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, अगर आते हैं तो ठीक है, उसमें आपसे डिस्कशन हो जाएगा। यदि आप रखना चाहें कुछ बात तो आप रख भी सकते हैं। नहीं, बातें तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने कहा ना कि अगर उनके एक एक पक्ष पे बोला जाए, उनके अगर साहित्यकार सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि अगर वो साहित्यकार होते तो दिनकर होते, रविन्द्रनाथ टैगोर होते, शरदचंद्र बोस होते। अगर वो कलाकार होते तो उनके जैसा कलाकार बहुत कम हुए दुनिया भर के। और मजे की बात देखिए कि उन्होंने एक साथ कई भूमिकाओं को निभाया और सभी भूमिकाओं के साथ न्याय की। तो फिर मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मुझे लगता है कि यह शेर उन्हीं पे सूट करता है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना, कई बार देखना। तो हम जितनी बार सुभाष चंद्र बोस जी को देखेंगे उतनी बार एक अलग व्यक्तित्व तो नजर आएगा, एक अलग किरदार नजर आएगा। बांग्लादेश कथा पढ़ा जाए उनका, अगर उनका फॉरवर्ड पढ़ा जाए तो लगेगा कि उनसे अच्छा संपादक शायद पराड़कर और तिलक ही हो तो हो, वरना कोई नहीं हो सकता। जब उनके हम भाषण सुनते हैं, अद्भुत भाषण, चाहे जो कहते सभागार में दिया, जो कही दिया। अरे एक और बात देखिए, अभी मैं गया था मोइरांग, आजाद हिंद फौज की जहां पे वो है, क्या दुर्दशा को प्राप्त है। वो छत छू रहे, बारिश होती है तो पानी गिरता है, हम मोइरांग नहीं बचा पा रहे हैं। वो जगह जहां पे उन्होंने तिरंगा फहराया था, वह जगह धूल धूसरित हो गई है। हम सुभाष चंद्र बोस की विरासत और विचार को संभालना तो दूर की बात, उन्होंने जो मूर्त स्थान बनाए हैं, हम उन्हें भी नहीं संभाल पा रहे हैं। हम सुभाष चंद्र बोस के कृतज्ञ वंशज हैं। अपनी कृतज्ञता पर शर्मसार होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि सिर्फ 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस को याद कर लेने को ही हम श्रद्धांजलि समझ लेते हैं। और मैं तो बधाई दूंगा जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग सुनवा रहे हैं, कम से कम आप लोग उन्हें याद भी तो कर रहे हैं। वरना 1.25 करोड़ की आबादी में आज 125 लोग भी नहीं है जो सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हों। क्या मांगा था हमसे हमारे शहीदों ने, अशफाक ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लोहिया ने, जयप्रकाश ने, एक ही तो मांग की थी, हमें याद कर लेना भूले भटके। यही तो अशफाक ने कहा था रोते रोते, सारी दुनक के साथ, नौजवानों कभी जब तुम्हारा जी अटके, याद कर लेना हमें भी भूले भटके। हम तो भूले भटके भी नहीं याद करते हैं। यही तो था उनकी मांग, एकमात्र मांग थी उन शहीदों की जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी। अपने दधीच ने तो अपनी हड्डियों को मरने के बाद वज्र बनाया था, उन लोगों ने तो अपने आप को जीवित ही दधीच बना लिया। क्या मांगा था हमसे? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। यही तो मांगा था। मेला यह नहीं होता है कि कुछ सामान बिक रहे हैं, हम कुछ सामान खरीदे जा रहे हैं, ये मेला नहीं होता। ये मेला है जो आज आप कर रही हैं, 50, 60, 100, 200 लोग जो बैठकर एक सार्थक बात कर रहे हैं। सुभाष पर बात करना राष्ट्र पर बात करना है। तो हेलो, यही तो हम मैडम, हम वो अभी तो नहीं कर पा रहे हैं, महापुरुषों को याद तक नहीं कर पा रहे हैं, उनके ख्वाबों को मूर्त रूप देना तो दूर की बात। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो। हाँ दीपक जी, थैंक धन्यवाद। जी धन्यवाद। डॉक्टर अंशु जी की आज्ञा हो तो एक सवाल हो जाए। हाँ, अगर करना चाहें तो स्वागत है। दीपक मिश्रा जी और इसके पहले जो इतिहासकार मैडम ने आज के दिन उद्बोधन किया, बहुत ही ओजस्वी पूर्ण और बहुत ही सार्थक रहा। शुक्रिया शुक्रिया। और दीपक जी, मेरा इतिहास शास्त्र का स्टूडेंट होने के नाते अभी मैंने एक लेख भी लिखा था, सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रवाद। जी जी तो जी जी उस पर अध्ययन हम कर रहे थे। जी जी कुछ कंट्राडिक्शन उनकी आइडियोलॉजी में आया, जी उसको आप भी जान रहे होंगे, थोड़ा रोशनी उस पर डालेंगे मुझे लगता है। जी कि एक तरफ वो पूरी तरह से समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी और साम्यवादी थे, जी 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 और दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध में जी वो धुरी राष्ट्रों के साथ सहायता लेने से भी नहीं हिचकते हैं।
जी जी। तो इस पर थोड़ा सा आपके विचार हम चाहेंगे। और दूसरा सवाल ये है कि जो आपने कहा, जो हीरापुर कांग्रेस में जो उन्होंने सपना देखा था कि आजाद अमन भारत, हाँ, जी जी। कि आजाद भारत में समस्याओं का समाधान एक लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था के तहत ही हाँ पूरा हो हाँ सकता है। जी तो क्या हम लोग उनका नाम तो लेते हैं, राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, तमाम चीजों से, जैसा कि आपने कहा, तो उनके रास्ते से हम भटक गए, तभी ये दुर्दशा हमारी है कि आज जो जी जी गरीबी इतनी हो चुकी है, हम सिर्फ 5 किलो राशन पर ही दे करके अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। तो ये जी जी। बड़ी गंभीर स्थिति है। तो कृपया इस पर थोड़ा आप विचार देने का कष्ट करें। देखिए, होता क्या है कि कभी कभी हम निरपेक्ष और सापेक्ष अवधारणाओं में इतना उलझ जाते हैं कि तथ्यगत बातों से स्वयं को परे कर लेते हैं। हमें समझना होगा कि सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रवाद और सुभाष चंद्र बोस का समाजवाद क्या था। यूरोप के नेशनलिज्म और यूरोप के सोशलिज्म और भारत के नेशनलिज्म सोशलिज्म में अंतर है। भारत में जो भी समाजवादी अवधारणाएं हैं वह राष्ट्रीय आंदोलन की कोख से पैदा हुई। तो यहाँ हम राष्ट्रवाद और समाजवाद को परे नहीं कर सकते, और दोनों का लक्ष्य भारत हर मतलब व्यक्ति में, जैसे कृष्ण ने लिखा है ना, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम, यही तो समाजवाद का मूल सूत्र है। और जब सबके विकास में होगा तो विकास की अवधारणाएं, राष्ट्र कोई पर्वत और पहाड़ तो नहीं ना है। राष्ट्र तो व्यक्ति के उदात्त मनोविज्ञान या मानवीय सोच की एक पुंज है ना, जिसका मूर्त रूप समाज है। अब होता क्या है कि जहां तक धुरी राष्ट्रों की बात है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब, इसीलिए डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी, लोहिया और सुभाष चंद्र बोस में भी बड़ा अच्छा संवाद हुआ था कलकत्ता में। दोनों लोगों ने एक संवाद भी आपस में स्थापित किया था। जब आप शोध कर रहे होंगे तो 1929 के दौरान का जब विषय होगा तो उसमें आया होगा। तो साम्यवाद और समाजवाद के जो उदात्त पहलू हैं उसी को लेकर सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब सांप्रदायिकता नहीं होता। अगर हम राष्ट्रवाद को देखें तो आज की जो आरएसएस और भाजपा जो के कुछ लोग, मैं पूरी भाजपा पूरी आरएसएस को भी सांप्रदायिक नहीं कह सकता, यह तो ठेका उन्हीं लोगों को मिला है कि ये वो अपने आप को पता नहीं किस आईना से देखते हैं कि जो उनकी शाखाओं में नहीं जाता वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है। तो वह दृष्टि हमें नहीं, वह दृष्टि हमारी नहीं है। लेकिन भाई 1942 के आंदोलन में आरएसएस ने भाग नहीं लिया था, 1925 में गठित थी। इसके बावजूद भी 42 के नायकों ने, गांधी ने, जयप्रकाश ने, लोहिया ने कभी आरएसएस को राष्ट्रद्रोही संगठन नहीं कहा। हम कौन होते हैं किसी को राष्ट्रद्रोही कहने वाले? हम कौन होते हैं किसी को, हम अपने को राष्ट्र प्रेमी कह सकते हैं? कुछ उदाहरण दे सकते, दूसरे के ऊपर हम क्यों सवाल खड़ा करें? आईना जब भी उठाया करें, पहले देखा करें फिर दिखाया करें। यही हमें हमारे चरित्र नायकों ने सिखाया है। तो जहां तक मुसोलिनी जी और हिटलर के मदद की लेने की बात है, तो एक स्ट्रेटजी थी, कौटिल्य की जो स्ट्रेटजी थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पहला जो लक्ष्य था आजादी, दूसरा लक्ष्य था समाजवाद की स्थापना। तो प्रथम लक्ष्य के लिए उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी का साथ लिया, लेकिन वो हिटलर और मुसोलिनी जैसे नहीं न हुए। उन्होंने जब आजाद हिंद सरकार की स्थापना की तो अपनी मातृभाषा को पूरे देश पर स्थापित नहीं किया, उड़िया नहीं स्थापित किया, बांग्ला नहीं स्थापित किया, हिंदी की बात की। तो कभी कभी क्या होता है कि आपातकाले किम धर्मम, तो आपातकाल में हम किसी की मदद ले लेते हैं। हमारे तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति भी कहा गया है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की हिटलर और मुसोलिनी से मदद लेने के नाम पर उनकी आलोचना करना या यह सोचना कि वह थोड़े दिग्भ्रमित थे, गलत होगा। क्योंकि जब आजादी की हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे तो उसमें हमें, अब वैसे भी आप देखिए गौतम बुद्ध ने भी तो शरण किसके लिए? पुण्य पाया भी शरण तो पापियों के गांव में। तलवार उठाने के बाद ही तो, जब तलवार रखते हैं तो बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं अशोक। तो इसलिए वो एक स्ट्रेटजी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साध्य पवित्र था और साधन भी पवित्र था। ऐसा नहीं कि वो अंग्रेजों के जन्मजात शत्रु थे, ऐसा नहीं कि वो जब सशक्त हो गए, जब स्वराज द्वीप पे उनका कब्जा हो गया
जो अंडमान निकोबार है, तो उन्होंने सारे अंग्रेज को गोली मार दी? नहीं, उन्होंने सिर्फ जुल्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हिटलर ने जुल्मियों को तो मारा ही मारा, अपने उन विरोधियों को भी मारा जिनका जुल्म से कोई सरोकार नहीं था। इसलिए हिटलर और मुसोलिनी की मदद लेने के नाते उनकी आलोचना मेरे ख्याल से गलत है। और पंडित नेहरू ने भी भले ही आलोचना की, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्र प्रेम पर सवाल नहीं उठाया। ये तो बाद के लोग पता नहीं कहां से इतिहास ला देते हैं। हमारा ही होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने बड़े लक्ष्य के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होना और गलत होने का फर्क समझना होगा। जो मात्रा भेद सिद्धांत है डॉक्टर लोहिया का, वो नजर में रखना होगा। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तात्कालिक स्ट्रेटजी थी, वो लक्ष्य नहीं था उनका। उन्होंने कभी हिटलर की प्रशंसा नहीं की। मुसोलिनी तो वियना में उनके कार्यक्रम में आए भी थे, इसके बावजूद उन्होंने मुसोलिनी की आलोचना की, उनकी नीतियों की आलोचना की। उन्हें जब डिप्टी फ्यूहरर ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया तो कभी भी मुस्कुरा के इस खिताब का उन्होंने दुरुपयोग तक नहीं किया। वो चाहते थे जर्मनी में आराम से रह सकते थे, जिसका प्रस्ताव भी उनके पास था। जो मोइरांग में जो INA का जो संग्रहालय है उसमें ये बात है, लेकिन वो नहीं रहे वहां, वो वहां से हिंदुस्तान में आते हैं। और राम की आलोचना क्या हम सिर्फ इसलिए करें कि उन्होंने विभीषण की मदद ली? तो मुझे लगता है कि हम लोग राम को समझने में थोड़ा सा चूक करेंगे। दीपक जी, वो दूसरा सवाल जो मेरा था उसमें एक चीज मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि जो गांधी का अंतिम व्यक्ति है और नेहरू का मिश्रित समाजवाद है या बोस जी का साम्यवाद समाजवाद है, और कंटेम्परेरी जो डिस्कशन ज्यादा चलता है दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय, तो मुझे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता। लेकिन फिर ये समाजवाद से बेवजह की चिढ़ क्यों है? जब हम अंत्योदय की बात करते हैं तो अंत्योदय भी तो समाजवादी है। तो ये बेवजह के कंट्रडिक्शन समाज में क्यों पैदा किया जा रहा है? ये वो लोग करते हैं मान्यवर जिन्हें ना अंत्योदय पता, जिन्हें ना सर्वोदय पता, जिन्होंने ना अनटू द लास्ट पढ़ा, जिन्होंने ना गांधी का सर्वोदय पढ़ा, जिन्होंने ना गांधी का हिंद स्वराज पढ़ा, जिन्होंने ना सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा, जिन्होंने ना डॉक्टर लोहिया को पढ़ा। ये वो लोग करते हैं। और वो लोग क्यों करते हैं? वो अपने को स्थापित करने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे होता कि आप सामान्य लोग जीवन में आप देखिए, कुछ लोग जो बहुत बड़े विचारधारा के नहीं होते, बड़ा किरदार नहीं होता, वो अपने को स्थापित करने के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं। मैं आज भी कहता हूं, आज ही हमारी सुभाष चंद्र बोस पे संगोष्ठी थी, तो मैंने उसमें कहा था कि राष्ट्रवाद और समाजवाद की भावभूमि एक है। अब ये बताइए, जैसे सपोज दैट मैं आज भारतीय जनता पार्टी में मान लीजिए नहीं, तो राष्ट्रवाद कैसे गलत हो जाएगा? अब मैं भाजपा की आलोचना करने की प्रक्रिया में राष्ट्रवाद को लांछित करने लगूं तो मेरी अज्ञानता न है मान्यवर। तो उन अज्ञानी लोगों को छोड़िए, वो दिलों में आग लगाएंगे, हम दिलों की आग बुझाएंगे। उन्हें अपने काम से काम है, हमें अपने काम से काम है। अब वो कहते हैं कि मुसलमान देशद्रोही है। भाई कैसे देशद्रोही हो सकता है? उनके दिल से कहलवा दीजिए कि अशफाक देशद्रोही थे, तो उनकी धड़कनें बगावत कर देंगी। रसखान क्या कृष्ण के विरोधी थे? जो रसखान ने लिख दिया कृष्ण पे, मुझे लगता है कि मीरा और सूर को छोड़ दिया तो कोई हिंदू नहीं लिख पाएगा। तुलसी ने जब रामचरितमानस लिखी तो किसी मंदिर में तुलसी को रामचरितमानस रखने की जगह नहीं मिली थी, मस्जिद में मिली थी। मस्जिद कहते हैं मस्जिद को उन्होंने लिखा है कवितावली में, मांग के खैबो मस्जिद में सोईबो, लेवे के एक न देवे के दो, कवितावली में लिखा है। भाई हिंदू राजा से लड़ता था, जब हिंदू राजा को हिंदू राजा हरा देता था तो मुस्लिम राजा से लड़ता था। मुस्लिम राजा में हिंदू सेनापति होता था, हिंदू राजा में मुस्लिम सेनापति होता था। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहां से हो गई? महात्मा गांधी की हत्या किसी कट्टर मुसलमान ने नहीं की, कट्टर हिंदू ने की थी। लड़ाई कट्टरता बनाम उदारता सदियों पहले रही है। और सुभाष चंद्र बोस कट्टर हिंदुत्व से जितना लड़ते थे, कट्टर इस्लाम से भी लड़े हैं। इसीलिए कट्टरता बनाम उदारता की यह लड़ाई है और हम लोगों को
उदारता के साथ खड़ा होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के शब्द, सुभाष चंद्र बोस के विचार, इसमें हमारे लिए आर्म एंड आर्मर का काम करेंगे, हाथ और हथियार का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। सर एक चीज ये बताइए, आप शिक्षक हैं, विद्वान हैं, मेरे जैसे अनपढ़ और लठैत से सवाल करेंगे? नहीं, सवाल नहीं कर रहे सर दीपक जी, आप तो यही इस से... दौर की सबसे बड़ी विसंगता है श्रीमान, जिन्हें नहीं, उत्तर होना चाहिए था वो प्रश्न बन गए हैं। नहीं, हमको भाई आप जैसे ज्ञानी भाई से कुछ चीजें तो मिलेंगी, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिला है। किताबों से आप घिरे रहते हैं, आपके कमरे में हम आ चुके हैं, क्या वो कमरा मैंने देखा है, तो उसका कुछ एक्चुअली में इमरान भाई, दीपक जी जितना पढ़ते हैं उसको उतना जीते भी हैं। आप इनको चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति साफ करते भी देख सकते हैं, सुभाष चंद्र जी की अगर कहीं स्टेच्यू है वहां गंदगी हो, आप उसको भी साफ करते देख सकते हैं। तो ये जीते हैं, वो राजनीति में भी जीते हैं, समाज में भी जीते हैं। जितने बड़े राजनीतिक चिंतक, सामाजिक हैं, चिंतक हैं, और उतने ही कहीं ना कहीं बौद्धिक रूप से अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। हम टीचर्स जरूर हैं, बच्चों के बीच बात करते हैं, लेकिन दीपक जी वास्तव में उस पूरे सबको जीते हैं। तो जो जीता है वो बहुत कुछ प्रेजेंट करने के लिए, हम लोगों के समक्ष रखने के लिए ज्यादा अपडेट रहता है। तो इसीलिए हमने जब बात की, दीपक जी का इंट्रोडक्शन दिया, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी, हम आपसे क्रिटिकल एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये नहीं बात करेंगे कि आप हमें बस एक उनकी जीवनी बताएं, किसका प्रभाव पड़ा। आप वास्तव में एक समीक्षात्मक ढंग से प्रस्तुत करेंगे, और यही हम लोग ने दीपक जी के, और जो बाद में आपका जो डिस्कशन हुआ, वही चीज हम लोगों के बीच निकल के भी आई। और कोई भी हमारे बीच यदि कोई बात रखना चाहे? हाँ, नमस्कार अंशु जी, मैं सुचित्रा। हाँ, सुचित्रा जी हैं, दुर्ग से बात कर रही हैं दीपक जी। हाँ, जी दीपक जी नमस्कार। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, आप क्या है ये तो सुनने वाला बताएगा, आप कैसे बताएंगे कि आप क्या है। तो आपका उद्बोधन तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ना चाहते हुए भी मैं बोल पड़ी, और मैंने कहा आपको हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने मेरा बहुत सारी चीजों में ज्ञानवर्धन किया है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, लेकिन आज आपको सुन के लगा कि, और शंपा का भी सुना, लेकिन आपको सुन के लग रहा है कि कितनी सहजता, कितनी सरलता से आपने राष्ट्रवाद और समाजवाद को एक साथ मिला करके मेरा काफी मार्ग क्लियर किया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु को धन्यवाद देती हूँ कि आपको सुनने और सुनवाने का हमें एक मौका दी। हृदय से बहुत बहुत आभार आपका। एक बात, बस एक छोटी सी हंसिका है, बस उसको बता दूं। आपने जो शब्द बोले हैं, सच मानिए मुझे मंडेला अवार्ड लेते समय भी उतना आत्मबल नहीं बढ़ा था जितना आपके इन शब्दों ने बढ़ा दिया। क्या बात है, तब तो मैं बहुत भाग्यशाली। जब मुझे हमारी सरकार द्वारा मिनिस्ट्री का पत्र मिला था, तो पत्र पढ़ते हुए भी उतना आनंदमय मैं नहीं अपने आप को पा रहा था जितना आपकी प्रशंसा से हूँ। और मुझे बस मैं कह रही हूँ, सचमुच आपने मेरी मुगालता और मेरी मूर्खता को और प्रबल कर दिया है। खैर, मैं एक बात बताऊं, एक बार क्या होता है कि एक कवि महोदय कविता पढ़े जा रहे थे, एक कविता, दो कविता, तीन कविता, चार कविता, पांच कविता। तो एक आदमी वहां से डंडा लेके उठता है दूसरी तरफ से डंडा लेके तीसरी तरफ। तो कविवर कहते हैं कि क्या प्रभु आप मुझे पीटोगे? तो वो कहते हैं लाठी वाले से, भाई कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो आप तो अतिथि देवो भव हैं, आपको तो मैं कुछ न बोलूंगा, लेकिन मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया था। तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो अंशु केडिया जी और अवस्थी जी को आप लोग पीट सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ा आनंद आया, हम लोग जिस विधा में हैं, मैं बड़ी ईमानदारी से थोड़ी सी अपनी बात कर लूं, हम जिस विधा में हैं वह विधा में मान के चला जाता है कि कोई अच्छा आदमी नहीं आता, मान के चला जाता है कि हम लठैत और बदमाश ही होंगे। आप ये बताइए, आप पढ़े लिखे लोग हो, दुनिया समाज को बनाने वाले लोग हो, राजनीति को आप अनपढ़ों या कुपढ़ों या अपराधियों के भरोसे छोड़ देंगे? धर्म और राजनीति में जब खराब लोग होंगे, समाज में किसी भी विंग में या किसी भी अंग में कितने भी अच्छे लोग क्यों न हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही सुभाष चंद्र बोस ने किया था, यही सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस पढ़ लिख कर राजनीति में आए और दलदल के साथ, दलदल में भीड़ के साथ दलदल में उतरते हैं और दलदल को साफ करते हैं। हम सबको, पढ़ने लिखने वाले लोगों को, मैं ये नहीं कहता कि आप चुनाव लड़िए, एमपी बनिए, एमएलए बनिए, मिनिस्टर बनिए, लेकिन राजनीतिक सरोकारों में रहिए।
आप जब राष्ट्रवादी होंगे तो फर्जी राष्ट्रवादियों से लड़ेंगे, राष्ट्रवाद की चमक बढ़ेगी। जब आप समाजवादी होंगे, फर्जी समाजवादियों से भी लड़ेंगे, समाजवाद की आभा विकसित होगी। शायद यही सुभाष चंद्र बोस, जो आदर्श राष्ट्रवादी थे, आदर्श समाजवादी थे, आदर्श भारतीय थे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वास्तव में हम लोग खुद को नहीं देखते हैं ना, चाहे राजनीति हो, चाहे जी शिक्षा हो, चाहे धर्म हो। जिस दिन जी हम खुद को देखना, खुद का आकलन करना शुरू कर देंगे, तो राजनीति भी स्वस्थ राजनीति हो जाएगी, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाएगा। लेकिन होता यही नहीं है, हम हमेशा उंगली दूसरी ओर करके रखते हैं, और इसलिए तमाम इतने मुश्किलात हो जाते हैं। मैं भी एक व्यवस्था का हिस्सा हूँ, मैं भी यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर हूँ, लेकिन देखती हूँ कि किस तरह की व्यवस्था है, और कई चीजों में हम इतने मजबूर हो जाते हैं, इस व्यवस्था का शिकार हो जाते हैं, पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बात फिर आप वही कह रहे हैं कि जो राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी सोच कितनी है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, बस छोटा उदाहरण। अगर रहीम मिनिस्टर ना होते तो क्या तुलसीदास बच पाते? सही बात। बस एक छोटा सा सवाल। रहीम कवि थे ना, कवि थे ना, उन्होंने जाना कि तुलसीदास कवि और कवि हैं, तो उन्होंने उनके महत्व को समझा। आज हमारा रामचरितमानस और हमारे तुलसी सिर्फ इसलिए जिंदा हैं कि अकबर नामक राजा का मिनिस्टर, मंत्री, अमात्य, जो भी कह लीजिए, एक रहीम हुआ करता था। राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो रामचरितमानस लिखी जाएगी, राम राज प्रज्वलित होगा। और अगर अकबर के वही अकबर के प्रपोत्र या प्रपोत्र के पुत्र औरंगजेब के मिनिस्ट्री में कोई रहीम नहीं था, कोई टोडरमल नहीं था, वो देखिए। तो बेहतर है कि अच्छे लोग आवे, अच्छे लोगों के हाथों में मिनिस्ट्री आवे, तभी समाज बेहतर हो सकता है, तभी समाज बेहतर हो सकता है। यही तो एक पीड़ा है सर। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सुचित्रा मैम। सुचित्रा मैम, हाँ, आप कह रही हैं, देखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने भी आईसीएस क्वालिफाई करने के बाद भी छोड़ के आए। अगर हम बहुत कुछ हम करना चाहें तो हम लोग व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अपना ये नहीं कि हम सर्विस छोड़ने की बात कर रहे हैं, करने की इच्छा हो, अपने में जुनून हो, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हर कुछ हम व्यवस्था पे छोड़ नहीं सकते, ये हमारी है कि हम उस चीज को कैसे लेते हैं। नहीं, शंपा ने जैसे बहुत अच्छा बताया, उसने बहुत इतना सुंदर उनका पूरा व्यक्तिगत विवरण बताया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज के दोनों वक्तव्य। हेलो जी जी जी। अच्छा, ब्रिजेन जी भी हैं हमारे बीच जुड़े हैं, और यदि कोई बात रखना चाहें, विजयन सर, यदि आपने सुना हो, जुड़े शुरू से रहे हैं तो। सौरभ जी भी हैं शशि भूषण से, विजयन पांडे जी विज्ञान से हैं, और भी कोई किसी तरह की टिप्पणी या बात रखना चाहे, क्वेश्चन करना चाहे, नहीं तो वाइंड अप किया जाए। अंशु जी, एक अपील है। हाँ। इस वेबिनार के अवसर पर, जैसे कि एपीसेन गर्ल्स कॉलेज हमेशा ये सुभाष चंद्र बोस पर और भी चीजों पर कराता रहता है प्रोग्राम। पिछली बार मैं आपको बता दूं, पिछली बार भी सुभाष चंद्र बोस जी पर जब वेबिनार किया था तो दीपक मिश्रा जी ने की सहभागिता थी, हमारे की नोट स्पीकर थे। हम कुछ भी इस विषय पे कार्यक्रम करते हैं तो दीपक जी से समय जरूर रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आपके पास समय है तो हमारे बीच आइए। तो वो कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा से और कन्वीनर साहिबा से एक मेरी छोटी सी राय है कि हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस सिलेबस में जो 3rd ईयर का मॉडर्न, जो इंडियन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, सामाजिक राजनीतिक विचारक, उसमें सुभाष चंद्र बोस सिलेबस में नहीं है। तो क्या सबकी राय से एक इस वेबिनार में ये के द्वारा एक अपील की जाए कि बीए 3rd ईयर में पॉलिटिकल साइंस में जो पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक में, उसमें सुभाष चंद्र बोस को शामिल कर लिया जाए। उसमें कौन कौन से विचारक हैं? उसमें मनु, कौटिल्य, शुक्र, जो चार विचारक पुराने हैं, और उसके बाद आपके विवेकानंद हैं, दयानंद सरस्वती हैं, लोहिया हैं, बाद में अंबेडकर को जोड़ा गया है, आचार्य नरेंद्र देव जी हैं। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जी 125वीं जयंती पर प्रिंसिपल साहिबा भी पॉलिटिकल साइंस की हैं और हम भी हैं। तो एक अपील जा सकती है कि ये वेबिनार में ये फैसला किया गया कि, और मोनिका खन्ना जी इस वक्त पॉलिटिकल साइंस की हेड है यूनिवर्सिटी में, तो बोर्ड ऑफ स्टडी से अगर वो पास कर लें
तो 125वीं जयंती पे एक कंट्रीब्यूशन होगा, एपीसीएन कॉलेज का भी ये कंट्रीब्यूशन होगा कि अगर ये शामिल हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो कि बहुत जरूरत है, जैसा कि दीपक जी कहते नहीं हैं तो कि फिर या तो आप लोग लड़िए, हमारा साथ दीजिए, नहीं तो कहिए मैं जंग छेड़ देता हूँ, वैसे भी लठैत माना नहीं, जाता हूँ। अच्छा ये बात मैं इस इमरान दौर जी, का सबसे बड़ा फसादी हूँ। इमरान जी, उसमें क्या गांधी जी, नेहरू जी ये सब भी हैं? सब है, गांधी, नेहरू, सब है, हाँ सब हैं। सब है। और इमरान जी, आपका ये सुझाव बहुत ही अच्छा है और मैं इसे आगे तक पहुंचाऊंगी। आज के वेबिनार का यही एक अपील होगी, इसका हम आपको भरोसा दिलाते हैं। हम मानुका जी तक ये बात पहुंचाएंगे, बिल्कुल लिखित रूप में जाए कि इस वेबिनार में ये निर्णय लिया गया। जी मुझे उम्मीद है। नहीं, और साथ में ये भी कह दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप जल्दी निर्णय लीजिए वरना मजबूरन मुझे सत्याग्रह करना पड़ जाएगा। नहीं तो उसके लिए हम साथ देंगे आपके लिए जी, वो कला भी है मेरे पास, आपसे सीखी है मैंने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो अब एक बार और अपील, अगर कोई और बात रखना चाहे, नहीं तो फिर वोट ऑफ थैंक्स के लिए बात करें। मैं दीपक जी को अपने यहाँ भी सुनना चाहूंगी, तो अगर उनका कोई कांटेक्ट नंबर होगा तो हाँ, अंशु सुचित्रा मैम मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनिए, दीपक जी को जितना सुनेंगे और सुनने का मन करेगा। नहीं, मुझे सच अंशु में जी, लग रहा है। एक आध मिनट में लेना चाहूंगा। हाँ सर, बिल्कुल जी, नमस्कार सभी को। मैं थोड़ा विलंब से इस वेबिनार को ज्वाइन कर सका, और जब दीपक जी एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो उस प्रश्न के उत्तर में जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही उसकी तरफ मैं सभी का ध्यान एक बार फिर से आकृष्ट करूंगा। उन्होंने कहा कि जिन्हें उत्तर होना चाहिए था वही प्रश्न कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें उत्तर होना चाहिए था इसके लिए एक बड़ा साहस और एक बड़े आंतरिक नैतिक बल की आवश्यकता होती है। हम लोग जो शिक्षा के जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो अकादमिक जगत से जुड़े लोग हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक होगा कि जो खांचों में हम लोग महापुरुषों को देख रहे हैं रख करके, और बाइनरीज में उनको रख करके देख रहे हैं, कभी हम गांधी वर्सेस सुभाष, कभी हम लोग नेहरू वर्सेस सुभाष, कभी हम लोग नेहरू वर्सेस पटेल, ये वर्सेस में और बनाम की शैली में रख करके जो हम लोग विचारकों को देख रहे हैं, तो इससे हम लोगों को बाहर आना चाहिए। सहमत। हाँ, दूसरी बात यह है कि हम लोगों को एक शिक्षक के तौर पर या एक एकेडमिशियन के तौर पर अपनी एकेडमिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना चाहिए, किसी भी लालच में, किसी भी लोभ में आए बिना, या किसी भी अनावश्यक राजनीतिक झुकाव को स्वीकार किए हमें अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन रखना चाहिए। ये आवश्यक है कि हम लोग शिक्षागत से जुड़े हुए हैं और उच्च शिक्षा से हमारा सरोकार है, इसलिए समाज में जो भी राजनीतिक या सामाजिक या आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनके प्रति हमारा संवेदनशील रहना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन उस संवेदनशीलता के साथ साथ जो हमारी अपनी विशिष्ट भूमिका है एक शिक्षक के तौर पर, हमको उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और हमारी ऑटोनॉमी में जो एक शिथिलता आ रही है और अनावश्यक रूप से हम लोग राजनीतिक झुकावों की तरफ बढ़ जा रहे हैं, उससे भी थोड़ा हम लोगों को सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है। जहां तक कि सीधे राजनीति में प्रवेश करने का प्रश्न है या किसी और ज्यादा सक्रिय भूमिका में आने का प्रश्न है, उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है उसको दीपक जी से अच्छा कौन समझता होगा, ये जो राजनीति का राजपथ है, इस पर प्रवेश करने की जो गलियां हैं वो इतनी गंदली हो चुकी हैं कि इतनी गंदी हो चुकी हैं कि किसी भी भले आदमी का उसमें प्रवेश करना या ऐसा साहस कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और इसलिए जब तक इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं बनता, और वो वातावरण हम ही लोगों से बनेगा, वो फैमिली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये केवल 2 संस्थाएं ऐसी बची हैं देश में जिनसे कोई आशा और उम्मीद बची हुई है, तो तब तक हम लोगों को अपनी ये जो एकेडमिक सॉलिडेरिटी है और जो एकेडमिक ऑटोनॉमी है, जो हमारी अकादमिक स्वायत्तता है, इसको बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। और किन्हीं अनावश्यक राजनीतिक प्रभावों में आए बिना इस तरीके के महापुरुषों को खांचे में रख करके जो हमारी अपनी संकीर्ण दृष्टि है उसके हिसाब से हम इन बड़े लोगों को भी इनका आकलन करेंगे, ठीक नहीं है। तो ये 1-2 बातें मैं कहना चाहूंगा। और दीपक जी ने बहुत, इनको मैंने पहले भी सुना है, हमारे महाविद्यालय में भी एक कार्यक्रम में दीपक जी से मुलाकात हुई है, तो इन्होंने बहुत ही सधे हुए और बहुत ही संतुलित तरीके से अपनी बात को रखा। सामान्यतः राजनीति की जो बैकग्राउंड से आए हुए लोग होते हैं वो इतने सधे हुए और संतुलित नहीं होते, तो इन्होंने राजनीति के इस दलदल में रहते हुए अपनी अकादमिक स्वायत्तता को बनाए रखा है। तो इनसे कम से कम ये प्रेरणा तो हम लोग ले ही सकते हैं कि अकादमिक जगत में रहते हुए हम लोग अपनी अकादमिक स्वायत्तता को बनाए रखें। धन्यवाद। देखिए, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। हमें अपनी भूमिकाओं को ठीक से निभाना होगा।
जब मैं राजनीति में आ रहा था, विद्यार्थी था, जो विद्यार्थी जैसे होते हैं वैसे विद्यार्थी था, 8-9 घंटे पढ़ने वाला। तो मुझसे उस समय जार साहब से बैठे थे। जार साहब भी बहुत एकेडमिक तो नहीं थे लोहिया जयप्रकाश दस, लेकिन भावभूमि उनकी बड़ी एकेडमिक थी। तो उन्होंने कहा, जानते हो दीपक, जब हम दल में जाते हैं तो हम बंध जाते हैं, उन बंधनों के साथ अगर उन्मुक्त रह सको तो राजनीति में आओ। मैं प्रयास किया कि बंधनों के साथ उन्मुक्त रहूं, और बस एक शेर कहूंगा, हालांकि हमारी बहनें हैं और लेकिन इस शेर से ही चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि मेरी शोहरत सियासत से महफूज है, एक तवायफ भी दामन बचा ले गई। और हर जगह हमें दामन बचा के चलना होगा। मैं देखता हूं, हम लोग सरकार में रहे, विपक्ष में रहे, अब जब लोग आते हैं तो कैसे आते हैं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा संकट हमें है, हम अपनी भूमिका को कैसे निभाएं। एक क्रिकेटर अपनी ईमानदारी से क्रिकेट खेलता है, क्योंकि वहां बेईमान होने की जगह ही नहीं है। जरा सा बेईमान होगा, बोल्ड हो जाएगा। उसका नाम किसी भी एकेडमिशियन से बड़ा क्यों है? एक सिनेमा वाले का नाम किसी भी एकेडमिक या पॉलिटिकल आदमी से बड़ा क्यों है? एक गायक का नाम किसी भी एकेडमिक और पॉलिटिकल आदमी से बड़ा क्यों है? इसलिए कि हम अपनी भूमिका को ठीक से निभा नहीं सके। वरना किसी भी दौर का सर्वपल्ली राधाकृष्णन किसी भी दौर के आगा खान या तेंदुलेकर जो भी कह लीजिए से ज्यादा बड़ा रहा है। आपने दर्पण दिखाया, हमें दर्पण देखकर आगे बढ़ना होगा। और जहां तक राजनीति की बात है, मैं फिर कहता हूं, राजनीति बुरी नहीं है, राजनीति में लोग बुरे हैं। नहीं, बिल्कुल। राजनीति कैसे बुरी हो सकती है? अगर राजनीति बुरी है तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बुरे, सुभाष चंद्र बोस बुरे, भगत सिंह भी राजनीतिक थे, प्रेमचंद भी राजनीतिक थे। आज इज्म से इज्म नहीं लड़ता। आज भाजपा में कितने राष्ट्रवादी हैं, समाजवादी पार्टी में कितने समाजवादी हैं, कांग्रेस में कितने नेहरू या मध्य मार्गी हैं। पहले होता था वादे वादे जाते तत्वबोध, सुभाष चंद्र बोस इसके पैरोकार थे। आज बंदूक से बंदूक लड़ रही है, पैसा से पैसा लड़ रहा है, गन से गन लड़ रहा है, धन से धन लड़ रहा है, तन से तन लड़ रहा है। वाद से वाद क्यों नहीं लड़ रहा? होनी चाहिए लड़ाई। राष्ट्रवाद और समाजवाद में एक बेहतर विकल्प निकलेगा, तब कोई सुभाष चंद्र बोस निकलेगा जो साफ साफ कहेगा कि हमारा दर्शन राष्ट्रवाद और समाजवाद का समन्वित रूप है, और जो राष्ट्रवाद को जीते हुए यह बात कहेगा। यानी विवेकानंद के व्यक्तित्व में तीनों विमाएं हैं, राष्ट्रवाद भी है, साम्यवाद भी है, समाजवाद भी है। तीनों में बुराइयां हैं, उसको छोड़िए, तीनों की अच्छाइयां हैं, अपना लीजिए, सीधी सी बात है। लेकिन वादे 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 जाते तत्वबोधा तो होना चाहिए। बंदूक से बंदूक लड़ रहे हैं, असलहे से असलहे लड़ रहे हैं, रुपया से रुपया लड़ रहा है। सही कहा, बिल्कुल सही। वो बोलते भी तो है, राजनीति का अच्छा शब्द है जो गंदा हो गया। और बस मैं एक बात और कहूंगा, आप लोग बुद्धिजीवी हैं। जब मैं राजनीति में आया था तो मैंने एक संकल्प लिया था कि राजनीति से 1 रुपए अपने घर नहीं ले जाऊंगा। ये मेरी ईमानदारी रही। और बेईमान, ये मतलब ईमानदार तो रहूं ना रहूं ये अलग बात है, लेकिन बेईमान होने से बचूंगा। और 20 साल के राजनीतिक जीवन में सरकारें आई, सरकारें गई, 3-3 बार सरकार को चलाया, लेकिन 1 रुपए घर नहीं ले गया। तो वो एक आदमी की बहुत कद्र है मेरे दिल में। भला तो वो भी नहीं है मगर बुरा कम है। भला तो नहीं रह पाया लेकिन बुरा कम हुआ। और ये हर विधा में लागू होती है, यह शिक्षण में भी लागू होती है, यह सिनेमा में भी लागू होती है। आज सिनेमा में कोई बल्ला साहनी क्यों नहीं है? आज राजनीति धर्म में कोई शंकराचार्य क्यों नहीं है? आज साहित्य में कोई प्रेमचंद क्यों नहीं है? आज राजनीति में कोई लोहिया जयप्रकाश क्यों नहीं है? शिक्षा में कोई सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्यों नहीं है? हम छोटे होते जा रहे हैं। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना, उन्हें याद करना बहुत जरूरी है।